नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। पिछले सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन था, निम्न में से किसे नेवी चीफ नियुक्त किया गया है? ए सुनील लांबा, बी करमबीर सिंह, सी संजय जसजीत सिंह या डी बिपिन रावत। सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को अगला नेवी चीफ नियुक्त करने की घोषणा की है। वे वर्तमान चीफ सुनील लांबा का स्थान लेंगे जो 30 मई को सेवानिवृत्त होंगे। ये वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की तस्वीर है। इनके बारे में एक और रोचक तथ्य नोट कर लीजिए, यह नेवी चीफ का पद पाने वाले पहले हेलीकॉप्टर पायलट होंगे। पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, करमबीर सिंह। बात करते हैं आज के पहले सवाल की। आज का पहला सवाल है, फिल्म फेयर पुरस्कारों के 64वें संस्करण में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ए पद्मावत, बी बधाई हो, सी राजी या डी संजू। मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर समारोह में 64वें फिल्म फेयर अवार्ड के विजेताओं की घोषणा की गई। राजी ने बेस्ट फिल्म की ट्रॉफी हासिल की है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड अंधाधुन को मिला है। कुछ और अवार्ड्स पाने वाले व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल, आलिया भट्ट को राजी फिल्म के लिए मिला है जिसमें उन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल का रणबीर कपूर को पुरस्कार मिला है संजू मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मेघना गुलजार को फिल्म राजी के लिए ही मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर पुरुष में अरिजीत सिंह को ए वतन गाने के लिए मिला है जो राजी फिल्म का ही है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला में यह पुरस्कार श्रेया घोषाल को मिला है घूमर के लिए। क्वेश्चन में बेस्ट फिल्म पूछा है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? ए मुंबई, बी बंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी कोलकाता। नीति आयोग द्वारा फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। इस कॉन्क्लेव का मकसद फिनटेक के क्षेत्र में भारतीय प्रभुत्व को आकार देना, रणनीति और नीतिगत प्रयास और वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदमों आदि पर चर्चा करना था। फिनटेक का अर्थ है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। भारत फिनटेक मार्केट्स में तेजी से वृद्धि कर रहा है। भारतीय फिनटेक इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, ओमान ने किस देश को समझौते के तहत अपने बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति दी है? ए चीन, बी भारत, सी रूस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ओमान ने अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो अमेरिकी जहाजों और युद्धक विमानों को अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इस समझौते से अमेरिकी सेना को ओमान के कुछ बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अमेरिकी सैन्य जहाजों और विमानों की यात्राओं के दौरान विशेष रूप से दुक्म बंदरगाह में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी। ओमान और दुक्म पोर्ट की बात करें तो अरब सागर के एक किनारे पर बसा ओमान भारत से हिंद महासागर के जरिए जुड़ता है। ओमान की राजधानी मस्कट है। यहाँ की मुद्रा ओमानी रियाल है। फारस की खाड़ी के मुहाने पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए ओमान संयुक्त अरब अमीरात के साथ, सऊदी अरब के साथ और यमन के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
दुक्म ओमान का एक छोटा सा बंदरगाह है जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये लोकेशन आप देख रहे हैं दुक्म बंदरगाह की। दुक्म पोर्ट दक्षिणी ओमान में अरब सागर पर स्थित है और हार्मूज जल संधि से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। हार्मूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। यह फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक एकमात्र समुद्री मार्ग प्रदान करता है और यह दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। ये पर्शियन गल्फ, इसके अलावा सोहर बंदरगाह सबसे तेजी से विकसित हो रहा है, यह भी ओमान में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लिट्स फंड किससे संबंधित है? ए, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निवेश से संबंधित, विश्व बैंक में निवेश से संबंधित या विश्व व्यापार संगठन में निवेश से संबंधित। गिल्ड्स फंड ने पिछले सालों में 8.3% की दर से एनुअल रिटर्न दिया है। गिल्ड्स फंड ने अन्य ऋण कोषों की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गिल्ड्स फंड ऐसे फिक्स इंटरेस्ट फंड होते हैं जो केंद्र व राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इस धन का प्रयोग अवसंरचना निर्माण और अन्य सरकारी खर्चों में किया जाता है। जब भी भारत सरकार को फंड की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई से इसकी मांग करती है। आरबीआई अन्य निकायों से धन लेकर सरकार को उधार देती है। अन्य निकायों के ब्याज के भुगतान के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए, नवीन चावला, बी, हामिद अंसारी, सी, नरेंद्र मोदी या डी, शशि थरूर। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस शीर्षक से पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक के लेखक हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला। ऑप्शंस की बात करें तो शशि थरूर की व्हाई आई एम अ हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये शशि थरूर की कुछ पुस्तकों के नाम हैं। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस के लेखक हैं ऑप्शन ए, नवीन चावला। क्वेश्चन नंबर 6, अल नीनो अवधारणा किस महासागर से जुड़ी है? ए, हिंद महासागर, बी, प्रशांत महासागर, सी, अटलांटिक महासागर या डी, दक्षिणी महासागर। यूएस की वेदर एजेंसीज ने गर्मियों में एल नीनो के जारी रहने की 60% संभावना व्यक्त की है। अगर यह संभावना सही रही तो भारतीय मानसून के प्रभावित होने की आशंका है। दरअसल एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती हैं। इसके कारण संसार के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है और इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। यह हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होती है, लेकिन हालिया वर्षों में इसकी बारंबारता में बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ए, 31 मई, बी, 1 दिसंबर, सी, 24 मार्च या डी, 25 अप्रैल। हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 1882 में यह तारीख तय की गई थी जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने घोषणा की कि उन्होंने टीबी के कॉजेटिव एजेंट की खोज कर ली है। टीबी का कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी एक इलाज योग्य और रोके जाने योग्य बीमारी है। ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी इन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए कठिन बना देती हैं। अगर इस साल के टीबी डे की थीम के बारे में बात करें तो इस साल की थीम थी इट्स टाइम। WHO ने ग्लोबल फंड के साथ एक संयुक्त पहल की भी शुरुआत की जिसका नाम है फाइंड ट्रीट ऑल
एंड टीबी। तो आपको थीम और इस पहल में डिफरेंस याद रखना है। इस पहल का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि कोई पीछे ना रहे और टीबी के प्रति लोगों को जागरूकता प्रदान करना। बात ऑप्शंस की करें तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेप्स 3 म्योन टेलीस्कोप फैसिलिटी स्थित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या पुदुचेरी। दुनिया में पहली बार तमिलनाडु के ऊटी स्थित ग्रेप्स 3 म्योन टेलीस्कोप फैसिलिटी ने 1 दिसंबर 2014 को गुजरे थंडर क्लाउड के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, साइज और हाइट का मापन किया था। 1.3 गीगावोल्ट पोटेंशियल के साथ ये थंडर क्लाउड पिछले रिकॉर्ड किए गए सभी क्लाउड से 10 टाइम्स अधिक पोटेंशियल के थे। आपको बता दें कि ग्रेप्स 3 यानी गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जीज फेज 3 को कॉस्मिक किरणों के डिटेक्शन के लिए तैयार किया गया है। ऊटी स्थित ग्रेप्स 3 मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ओसाका यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? A 31st, B 76, C 60th, D 90th। इंडिया रैंक 76th ऑन WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। यह रिपोर्ट दुनिया के 115 देशों में ऊर्जा प्रणाली के प्रदर्शन स्तर का सर्वेक्षण करती है। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है जो पिछले साल भी पहले स्थान पर था, जबकि हैती सबसे आखिरी पायदान पर है। भारत को 76वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल भारत 78वें पायदान पर था। ब्रिक्स देशों में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर ब्राजील है जो सूची में 46वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शंस की बात करें तो उभरते और विकासशील एशियाई देशों की श्रेणी में मलेशिया पहले पायदान पर है जिसे 31वां स्थान मिला है। श्रीलंका 60वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई देशों में केवल श्रीलंका भारत से आगे है। वहीं बांग्लादेश इसकी पोजीशन 90th है। इसके अलावा कुछ और पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन इसमें 82वें स्थान पर, नेपाल 93वें स्थान पर और पाकिस्तान 97वें स्थान पर है। भारत का स्थान पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 76th। बात करते हैं 10वें सवाल की। इमीसैट सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा? ए इसरो, बी जैक्सा, सी रॉसकॉस्मॉस या डी नासा। इसरो 1 अप्रैल को एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट एमीसैट लॉन्च करेगा। यह सैटेलाइट DRDO के लिए है। इसके साथ 28 विदेशी सैटेलाइट भी भेजे जाएंगे। इस मिशन में पहली बार 3 अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित कक्षाओं में PSLV के नए संस्करण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले PSLV के नए संस्करण में 4 स्टेप ऑन मोटर्स का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसरो। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की जारी की गई रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ए 5th, बी 7th, सी 12th या डी 16th। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल इस सवाल के जवाब और कुछ नए सवालों के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।